नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 पर भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार पिछले वर्षों में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस किस प्रकार से कवर हो सकते हैं और भविष्य में यूपीएससी का अप्रोच इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या हो सकता है। तो आईएएस मेंस एग्जाम जीएस पेपर 2 पर हम कार्य कर चुके हैं और पूरा ही क्वेश्चन पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर डिस्कस किया जा चुका है। देन आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं और उसका डिटेलिंग पार्ट भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब हम जीएस पेपर 1 को डिस्कस करेंगे, पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। देन आज का हमारा टॉपिक हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अलग अलग वीडियो दिए जाते हैं। देन ये हिंदी माध्यम छात्रों के लिए है वायुमंडल, अर्थ्स एटमॉस्फेयर या पृथ्वी का वायुमंडल ये टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित 3 से 4 डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तापमान, प्रतिलोम या व्युत्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है ये पूरा कंसेप्ट और किस प्रकार से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। बाह्य अंतरिक्ष, आउटर स्पेस, नेक्स्ट एस्पेक्ट इज प्रभाव, इम्पैक्ट, एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट्स, मानवीय गतिविधियों का वायुमंडलीय प्रभाव और लास्ट में देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस, महत्व। टॉपिक काफ़ी बड़ा है और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन इसके कवर हो सकें, प्रयास यही किया जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल को आप समझने के लिए इस तरीके से इसका एक एनालिटिकल अप्रोच आप बना सकते हैं। सबसे पहले तो सामान्य जानकारी, पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पर वायुमंडल है, यानी पृथ्वी के अलावा अन्य जो ग्रह हैं वहां पर वायुमंडल के बारे में और जीवन के बारे में काफ़ी कम संभावनाएं अभी तक व्यक्त की गई हैं। तो जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में कई परतें आती हैं जिनको वायुमंडल की परतें या लेयर्स कहा जाता है। तो पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसका कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। और अन्य ग्रह चाहे बुध है, शुक्र है, शनि ग्रह है, इन पर कोई जीवन नहीं है, इसका कारण वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल नहीं है इट मीन्स वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल और पलायन वेग का जो आदर्श संबंध होना चाहिए था वो वहां पर नहीं पाया जाता, जबकि पृथ्वी पर यह पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो ये तो एक सामान्य सी बात है। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आप इस टॉपिक को अपने हिसाब से पढ़ते होंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल, इसकी 5 परतें या 7 तक परतें मानी जाती हैं। तो जब हम पृथ्वी से इसके अपर एटमॉस्फेयर की ओर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपरी वायुमंडल की ओर जाते हैं, तब वायुदाब लगातार घटता है, घनत्व भी घटता है, लेकिन तापमान लगातार नहीं घटता। किसी परत में तापमान घटता है और दूसरी परत में तापमान कम हो जाता है, तो देन फिर घटता है और फिर बढ़ जाता है। तो एक परत में तापमान का घटना, दूसरी परत में तापमान का बढ़ना। तो देन उच्च अक्षांश के साथ
या हाई लैटिट्यूड्स के साथ तापमान घटना चाहिए, लेकिन पृथ्वी की जो वायुमंडल संबंधी कुछ परतें हैं उनमें ऐसा अध्ययन किया गया है कि हाई ऑल्टीट्यूड्स के साथ तापमान लगातार कम नहीं होता है, यानी ऑल्टीट्यूड ऊंचा जा रहा है तो उसके साथ तापमान भी अधिक हो रहा है। जैसे कि पहली जो परत है वायुमंडल की, आप देखेंगे कि क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है। लगभग ऐसा माना जाता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। लेकिन जब हम क्षोभमंडल से ऊपर समताप मंडल में जाते हैं दूसरी परत में, तो देन फिर वहां ऊंचाई के साथ तापमान घटता नहीं है, देन वो बढ़ जाता है। अब इसका कारण समताप मंडल में ओजोन जो गैस है उसकी उपस्थिति और ग्रीन हाउस गैसों का कॉन्सेंट्रेशन। फिर इसके ऊपर जाएंगे मध्यमंडल में, तो देन फिर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आएगी। फिर ऊपर जाएंगे देन तापमंडल में, तो देन फिर वहां भी ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो देन ये एक रिलेशनशिप है जिसको तापमान प्रतिलोम या प्रतिलोमन या तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं, कि ऊंचे अक्षांश के साथ तापमान कम होने की बजाय बढ़ जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब इसके संबंध में बहुत सारी ज्योग्राफिकल स्टडीज हुई हैं, वो आपने किसी ना किसी रूप में पढ़ी होंगी। आईएएस मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बात करनी है कि ये जो तापमान प्रतिलोमन दिखाई देता है, इसका किस प्रकार का प्रभाव वर्तमान में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर देखा गया है। तो यूपीएससी आईएएस मेंस एग्जाम में इस तरीके से पूछना चाह रहा है कि इसका इंपैक्ट बताइए, आप एप्लीकेशन पर ही बात करना चाह रहा है। तो जब आप इसके प्रभाव की बात करेंगे तो आपको कई संदर्भ में इसके प्रभाव बताने होंगे। पहला प्रभाव तो इसका यही है मानव जीवन पर या मानव स्वास्थ्य पर, कि इससे कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तापमान प्रतिलोमन की स्थिति पाई जाती है कुछ क्षेत्रों में, तो देन वहां पर एयर पॉल्यूटेंट्स, जो वायु प्रदूषक हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। और जब वायु प्रदूषकों का संकेंद्रण बढ़ जाता है तो देन यह आगे जाकर के एक ब्राउन हेज, भूरी धुंध बनाता है। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में मुख्यतः ये स्टडी हुई है। तो देन वायु प्रदूषकों का बढ़ना, वायु प्रदूषक फिर आगे जाकर के ब्राउन हेज बनाते हैं, और ब्राउन हेज में मनुष्य का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो श्वसन तंत्र है, परफेक्टली काम नहीं करता है। कई प्रकार की श्वास संबंधी समस्याएं इससे आती हैं। तो एक तो तापमान प्रतिलोमन का प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर देखा जा रहा है। वायु प्रदूषण इससे बढ़ जाता है और एयर की जो क्वालिटी है, वायु की जो गुणवत्ता है, वह इससे कमजोर हो जाती है। वायु की जो गुणवत्ता का सूचकांक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो इससे काफी खराब स्थिति में चला जाता है। दूसरा, जब कभी तापमान प्रतिलोमन होता है कुछ परतों में, तो वहां पर यह भी देखा गया है कि इसके कारण जो बादल बनता है वह बादल डिस्पर्स हो जाता है, तेजी से फैल जाता है विभिन्न दिशाओं में, और तेजी से फैलने से वह सोलर रेडिएशन को, सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है। सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है तो नीचे की जो परतें हैं उनमें क्लाउडीनेस यानी बादल छा जाते हैं और सनलाइट आना बंद हो जाती है और धुंध छा जाती है। और अगर लंबे समय तक ये सब रहता है तो मानव जीवन पर इसका कई प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब सनलाइट नहीं आएगी तो इससे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा यह क्रिया धीमी हो जाती है या काफी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इन जीवों की ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है और पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव जंतुओं की वृद्धि भी इससे प्रभावित होती है। तीसरा इसका प्रभाव देखा जाता है कि इसके कारण उच्च तीव्रता वाले थंडर स्टॉर्म, तूफान आते हैं, जैसे हरिकेन और टॉर्नेडोज। क्योंकि तापमान प्रतिलोमन की स्थिति में जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद जब तापमान
कम हो जाता है, जब वो कंडेंस होती है संघनन की क्रिया के द्वारा, तो देन वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है। और फिर जब प्रेशर भी घट जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर तेज मूवमेंट आरंभ होता है एयर का, और हरिकेन टॉर्नेडो जैसे जो तूफान है, जो चक्रवात की श्रेणी में रखे जाते हैं, बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर वो पूरे जनजीवन पर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार कुछ और प्रभाव भी इसके देखे गए हैं अर्थव्यवस्था पर, मानव जीवन पर। जहां जहां तापमान प्रतिलोमन होता है दुनिया के किसी भी देश में वायुमंडल की परत में, तो देन वहां पर धुंध छा जाता है, कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फॉग बन जाता है और विजिबिलिटी बहुत कमजोर हो जाती है, यानी दृश्यता घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक जीवन में प्रभाव पड़ता है, परिवहन तंत्र पूरी तरह से ठप हो जाता है और दुर्घटनाएं उस देश में तेजी से बढ़ जाती है। और इसके अलावा जब तापमान प्रतिलोमन का एक विशेष प्रभाव पाले के रूप में जो होता है, फ्रॉस्ट पड़ जाता है, तो पाला बहुत तेजी से पड़ता है कुछ क्षेत्रों में, तो इसके कारण फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं। तो ये आपको इस इंटेंशन से पढ़ना है कि जो तापमान प्रतिलोमन है उसका अर्थव्यवस्था पर, मानव जीवन पर, मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव होता है। अब इसको दूर कैसे किया जाएगा, तो मेनली ये एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट है, यानी मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न हुआ है। हम मनुष्य की जो गतिविधियां हैं आर्थिक जनजीवन में, उसके कारण जो हानिकारक गैसों और पदार्थों का उत्सर्जन हुआ है, उसने इस पूरी प्रक्रिया को डिस्टर्ब किया है। नेचुरली टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, तो देन ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, नेचर अपने आप अपना इक्विलिब्रियम या एडजस्टमेंट करती है। लेकिन मानवीय कारकों के कारण इसकी इंटेंसिटी तेजी से बढ़ी है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में, लाइक द दिल्ली, लंदन, सिंगापुर और न्यूयॉर्क में ये विशेष प्रकार की समस्याएं ऐसे उत्पन्न हो रही है। वायुमंडल का दूसरा एस्पेक्ट आपको ये पढ़ना है कि वायुमंडल में जैसे हम ऊपर की परतों में जाते हैं, तो एक समस्या ये भी आती है कि मानवीय गतिविधियों को कहाँ पर रोका जाए। आंधी तूफान जहाँ चलते हैं, ये डिस्टर्बेंस कौन सी परत के बाद नहीं होता है, इसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, यानी वायुमंडल में किस ऊंचाई के बाद बाह्य अंतरिक्ष, आउटर स्पेस की शुरुआत होती है। तो बाह्य अंतरिक्ष एक कॉन्सेप्ट है जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन एक वैज्ञानिक हुए कार्मन, उन्होंने अपनी कार्मन लाइन के द्वारा यह बताया है, उनके नाम पर रखा गया है कार्मन रेखा। तो कार्मन लाइन के आधार पर उन्होंने बताया कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के जस्ट बाद आउटर स्पेस शुरू हो जाता है, एज ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष का सबसे निचला वाला किनारा शुरू हो जाता है। यद्यपि इस संबंध में भूगोलविदों में कई प्रकार के विवाद हैं, फिर भी कार्मन लाइन पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई तक, तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई एक लिमिट बना दी गई है। 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का काफी कम होने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में बाह्य अंतरिक्ष की सीमा शुरू हो जाती है। और ये कार्मन लाइन को स्टैंडर्ड इसलिए माना गया है क्योंकि 100 किलोमीटर से नीचे एरोनॉटिक्स गतिविधि होती है, जहां पर आप वायुयान, प्लेन्स, फाइटर प्लेन, इनको आप रन कर सकते हैं। और 100 किलोमीटर से ऊपर की जो सीमा रेखा है उसे एस्ट्रोनॉट के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में कार्य करने वाले जो भी वैज्ञानिक है उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। तो एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स, इन दोनों के बीच में सीमा रेखा बनाने के लिए भी कार्मन लाइन महत्वपूर्ण है। तो देन बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग फिर किस संदर्भ में किया जाए, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद बाह्य अंतरिक्ष निर्धारित करता है। और 1967 में एक बाह्य अंतरिक्ष संधि हुई जिसके द्वारा सभी देशों ने यह तय किया है कि बाह्य अंतरिक्ष में कोई भी देश परमाणु हथियार या मिसाइल सेट नहीं कर सकता। यह केवल रिसर्च अनुसंधान के लिए है। इसलिए आप देखेंगे कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद फिर अंतरिक्ष में अध्ययन के लिए उस प्रकार के स्टेशन बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है, जहां से दुनिया के विभिन्न वैज्ञानिक अमेरिका के नेतृत्व में और अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की विभिन्न समस्याओं का और पद्धतियों का अध्ययन करते हैं। तो आउटर स्पेस एक कंसेप्ट है जो कार्मन लाइन के द्वारा डिसाइड होता है। तो कार्मन लाइन आउटर स्पेस की सबसे लोअर लिमिट डिसाइड करती है। तो इसको भी थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ के जाना है कि क्यों ऐसा किया गया है। एक तो इसलिए क्योंकि बाह्य अंतरिक्ष में हमें देशों को
सैन्यीकरण के लिए रोकना है, कोई उसमें परमाणु हथियार या मिसाइलों का प्रयोग नहीं कर सकता। और दूसरा, एस्ट्रोनॉट और एरोनॉटिक्स के बीच में लिमिट निर्धारित करने के लिए। और तीसरा, अंतरिक्ष में विभिन्न पिंडों का अध्ययन करने के लिए। अब एक कंसेप्ट ये भी है कि भाई पृथ्वी के वायुमंडल पर मानव का प्रभाव निर्धारित कीजिए, यानी किस प्रकार से मानवीय गतिविधियों ने पृथ्वी के वायुमंडल को नकारात्मक रूप में प्रभावित किया है। तो कई प्रकार के कंसेप्ट आप बता सकते हैं। सबसे प्रमुखता पड़ती है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जिस तेजी से बढ़ा है मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप, तो देन इससे पृथ्वी का औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है। तो औसत तापमान बढ़ने को आप कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो पृथ्वी के वायुमंडल का औसत से अधिक गर्म होना ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में नकारात्मक दुष्परिणाम रेखांकित किए गए हैं। दूसरा, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का अर्थ यह है कि यह किसी स्थान पर वर्षा की मात्रा को बढ़ा देता है। कहीं वर्षा की मात्रा औसत से कम रह जाती है या बिल्कुल भी नहीं होती। तो बाढ़ आना, लगातार सूखा पड़ना, अकाल की स्थिति होना, ये क्लाइमेट चेंज है। कहीं पर हवाओं की तीव्रता बहुत तेजी से बढ़ जाती है और ज्यादा तीव्रता वाले चक्रवात, आंधी तूफान आते हैं, और कहीं पर चक्रवातों की गति है वो बहुत धीमी हो जाती है। तो जलवायु परिवर्तन में हमने जो भूमिका निभाई है। तीसरा, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। उद्योगों से, वाहनों से जिस प्रकार की गैसें निकलती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये निकलने के बाद वायुमंडल में जल से क्रिया करती हैं H2O से। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और नाइट्रस ऑक्साइड क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है। और ये दोनों गैसें वर्षा के साथ अम्ल के रूप में नीचे आती हैं और इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये भी वायुमंडल में एक प्रभाव मानवीय गतिविधियों के कारण माना जाता है। तो कई प्रकार के प्रभाव मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न हुए हैं और इनमें एक प्रमुख प्रभाव है ओजोन परत में छिद्र का बढ़ना। ओजोन होल की प्रॉब्लम्स आपने पढ़ी है। अभी जो स्टडीज हैं उसमें माना जा रहा है कि ये प्रोबेबली कांस्टेंट हो गया है, शायद उस तरीके से इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन ओजोन लेयर का जो सिस्टम था, जो नेचुरल सिस्टम था, उसको हमने कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक किया हुआ है। और एयर के पॉल्यूशन का बढ़ना, तेजी से एयर क्वालिटी इंडेक्स का गिरना। तो मानवीय गतिविधियों को आप रेखांकित कर सकते हो कई संदर्भों में कि मनुष्य ने किस प्रकार वायुमंडल के प्राकृतिक सिस्टम को, उसका जो नेचुरल इक्विलिब्रियम होता है, उसको प्रभावित किया है। तो ये तो आसान सी बात है, लेकिन आपको इसको फिर भी पढ़ना है, 6-7 पॉइंट्स में इसको कवर करना है। इसके बाद पढ़ा जाता है कि भाई पृथ्वी के वायुमंडल का मानव जीवन में क्या महत्व है, या फिर किसी एक परत का महत्व पूछ लिया जाए। क्षोभ मंडल, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल का महत्व किस रूप में है। अब क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से आप देखते हैं कि लगभग 12 से 13 किलोमीटर तक है, जबकि विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक चौड़ी है और ध्रुवों के संदर्भ में केवल 8 किलोमीटर तक ही इसकी चौड़ाई या ऊंचाई मानी जाती है। अब जितनी भी मानवीय गतिविधियां हैं वो सभी क्षोभ मंडल में है। हवा, आंधी तूफान का चलना, बरसात का होना, बादलों का बनना, चक्रवातों का आना, तो जितनी भी डिस्टर्बेंस करने वाली गतिविधियां इसी वाली परत में है। और मानव जीवन भी इसी परत में पनपता है ज़्यादातर मात्रा में। पेड़ पौधों का प्रकाशोत्सर्जन क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाना, मानव के जीवन में विभिन्न प्रकार की जो भी सहायक क्रियाएं हैं वे क्षोभ मंडल की वजह से ही बनी हुई हैं। तो क्षोभ मंडल का महत्व तो आप कई संदर्भों में बता सकते हो। ओवरऑल वायुमंडल का अगर आपको महत्व बताना हो तो आप कई पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहला महत्व तो इसका यही है कि वायुमंडल ने मानव जीवन को संचार संबंधी सुविधा प्रदान की है, कम्युनिकेशन फैसिलिटेशन। यानी वायुमंडल की जो ऊपर की परत में आप जाते हैं, जब मध्य मंडल के बाद फिर देन तापमंडल आएगा, थर्मोस्फीयर और फिर आयनोस्फीयर, इसी की एक लेयर है। तो उस परत में जिस प्रकार से आयोनाइजेशन होता है, आयनीकरण होता है, उसी से रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स ये सभी अपना कार्य करती हैं। और पृथ्वी पर जो भी इंटरनेट, कंप्यूटर फैसिलिटीज़, मोबाइल, टेलीविज़न और भी कम्युनिकेशन के जो भी मीन्स काम कर रहे हैं, साधन काम कर रहे हैं, दिस इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। अगर वायुमंडल नहीं होता,
और वायुमंडल की इस परत में ये रेडिएशंस की स्टडी हम नहीं करते, तो देन मानव जीवन में आप समझ सकते हो कि संचार क्रांति का कितना बड़ा महत्व है। तो संचार संबंधी जो संपर्क बढ़े हैं उसमें वायुमंडल का बहुत बड़ा महत्व माना जाएगा। दूसरा, वायुमंडल ने मानव जीवन को और अधिक आसान बनाया है, क्योंकि वायुमंडल की ऊपरी परतों में जाकर के जो हमने अध्ययन किया है मौसम और जलवायु का और विभिन्न प्रकार की मौसमी गतिविधियों का और अंतरिक्ष के विभिन्न पक्षों का, तो उसको समझने के बाद हमने उसके अनुरूप तकनीकें साधन विकसित किए हैं और फिर मानव जीवन पर होने वाले नकारात्मक प्रभावों को काफी सीमा तक कम किया है। इसी प्रकार ओजोन परत मनुष्य के लिए नुकसानदायक भी और लाभदायक भी है। तो ओजोन परत जिस तरीके से सोलर रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को रोकता है, एक निश्चित सीमा तक ही हमारे लिए जरूरी उतना ही आने देता है, एक निश्चित सीमा से अधिक रेडिएशन को रोक लेता है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो देन ओजोन जो गैस है एक सीमा से अधिक बढ़ती है, तो देन ये अपने आप में ग्रीन हाउस गैस भी बन जाती है। तो ओजोन परत की जो उपलब्धि है या जो उपलब्धता है वह मानव जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच, एक ब्लैंकेट कंबल का कार्य करती है। क्षोमंडल का महत्व आप जानते ही हैं, बाकी सभी परतों का महत्व बता सकते हैं। वायुमंडल की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं और जीव जंतु, तो कहीं ना कहीं इसमें वायुमंडल का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। मानव जीवन बिना वायुमंडल के, विदाउट ऑक्सीजन के हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का अध्ययन किया गया है, उन गैसों के अध्ययन को कृत्रिम रूप से मानव ने अपने विभिन्न पक्षों के लिए उपयोगी बनाया है। तो ये वायुमंडल का ओवरऑल कंसेप्ट आप बता सकते हो कि बिना वायुमंडल के सबसे पहले देयर इज नो लाइफ ऑन द अर्थ प्लैनेट, पृथ्वी पर जीवन की संभावना नहीं है। और पृथ्वी पर अगर जीवन हो जाता है तो जीवन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए फिर हमें मौसम, जलवायु, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, इन सभी चीजों का अध्ययन करना होता है। ये भी वायुमंडल की वजह से होता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो ये स्टडी भी नहीं हो पाती। तो इस टॉपिक को आप इस डायमेंशन में पढ़ेंगे, तभी पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और भविष्य में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप कवर कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना माइंड मेकअप करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।